तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और अभी तक आपने पीछे वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके एक बार जरूर से देख लेना। तो आइए बात कर लेते हैं कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियोयान एंशियंट ड्रैगन क्लैन पहुंच गया था। उसके बाद जियो याओ एंशियंट ड्रैगन पूल में प्रवेश करता है और जब वो बाहर आता है तो उसका ट्रू फॉर्म अपीयर होता है, जो कि एंसेस्टर ड्रैगन का था, जिसको देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जियो याओ बेहोश हो जाता है। तो कहानी वहीं पर एंड हो गई थी। बाकी आप जाके पिछले एपिसोड में देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होता है। इस एपिसोड की हम देखते हैं कि जियो यान को झू हुआंग की बातों पर भरोसा तो था, लेकिन वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, क्योंकि अब जियो याओ का ब्लड लाइन अपने वास्तविक एंसेस्ट्रल रूप में लौट आया था और उसके भीतर एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड लाइन जागृत हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में मिंग यांग एंशियंट ड्रैगन क्लैन का पूरा ध्यान स्वाभाविक रूप से उसी पर केंद्रित हो जाता। यदि यह ब्लड लाइन सच में स्थिर होकर आगे की पीढ़ियों तक चलती रहती तो निश्चित रूप से मिंग यांग एंशियंट ड्रैगन क्लैन के लिए समृद्धि और प्रभुत्व का एक नया युग आरंभ हो सकता था। इसके विपरीत क्लैन का वर्तमान युवा नेता जू हुआंग लगभग स्वाभाविक रूप से पृष्ठभूमि में धकेल दिया जाता। ड्रैगन क्लैन की तुलना में शक्ति का आधार केवल ड्रैगन क्लैन की दुनिया में शक्ति का आधार केवल कल्टीवेशन नहीं था, ब्लड लाइन ही सर्वोच्च अधिकार का प्रतीक था। और जब किसी के भीतर एंसेस्टर ड्रैगन ब्लड लाइन प्रकट होती थी तो बाकी सभी ब्लड लाइन उसके सामने फीकी पड़ जाती थी। हालांकि जियोयान को झू हुआंग के मन में चल रहे विचारों का वास्तविक अंदाजा नहीं था, लेकिन वह इतना समझता था कि यदि जियो याओ यहाँ रुकने का निर्णय करता तो क्लैन के सभी एल्डर्स और उच्च अधिकारी उसका समर्थन करते। यदि झू हुआंग के मन में कोई छिपी हुई मंशा भी होती तो ड्रैगन क्लैन के बुजुर्ग उसे सहन नहीं करते। भले ही झू हुआंग एक शुद्ध ब्लड लाइन वाला युवा क्लैन लीडर था, परंतु एंसेस्टर ड्रैगन ब्लड लाइन के सामने उसकी स्थिति नगण्य हो जाती। जहां पहली बार उसकी मुलाकात जियो याओ से हुई थी, वहीं लौटकर जियोयान ने तुरंत प्रस्थान करने की कोई जल्दीबाजी नहीं दिखाई। वह शांतिपूर्वक वहीं ठहर गया। उसका इरादा स्पष्ट था, वह जियो याओ के पूरी तरह जागने का इंतजार करेगा, उसके बाद ही वह अपनी अगली योजना तय करेगा। समय धीरे धीरे बीतता रहा और 2 दिन ऐसे बीत गए मानो केवल एक गुजरा हुआ पल हो। प्रतीक्षा करते करते जियोयान के मन में हल्की अधीरता जन्म लेने लगी थी। उसी समय अचानक एक परिचित आभा उसके सामने प्रकट हुई। वह थे एल्डर झू चेंग, वही एल्डर जो पहले दिन उन्हें स्पिरिट ड्रैगन पूल तक लेकर गए थे, लेकिन इस बार उनका व्यवहार पहले से बिल्कुल अलग था। उनकी आंखों में अब केवल सम्मान था। उन्होंने जियोयान के सामने हल्का सा झुककर विनम्र स्वर में कहा, मिस्टर जियो, फर्स्ट एम्परर आपसे मिलना चाहते हैं। एक प्रतिष्ठित मिंग यांग एंशियंट ड्रैगन क्लैन के सदस्य और एजोर ड्रैगन की तीसरी पीढ़ी के वंशज होने के बावजूद किसी मनुष्य के प्रति इतना सम्मानजनक व्यवहार असामान्य था। परंतु इसका कारण स्पष्ट था, जियो याओ, क्योंकि अब वह केवल एक ड्रैगन नहीं रह गया था, वह एंसेस्टर ड्रैगन ब्लड लाइन का धारक था। और इस ब्लड लाइन की शक्ति सामान्य ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन से कहीं अधिक गहरी और प्राचीन मानी जाती थी। अन्यथा वह कभी भी 4 डिवाइन स्पिरिट्स में से एक एजोर ड्रैगन को चुनौती देने का साहस नहीं कर पाता। इन 2 दिनों के दौरान जियोयान ने ड्रैगन क्लैन के अभिलेखागार में रखी कई प्राचीन पुस्तकों को पढ़ा था। उन पुस्तकों के माध्यम से उसे एंसेस्टर ड्रैगन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। ड्रैगन क्लैन में अधिकांश लोग ट्रू ड्रैगन और कोलाइड ड्रैगन की ब्लड लाइन को तो जानते थे, लेकिन एंसेस्टर ड्रैगन का नाम बहुत कम लोगों ने सुना था। हालांकि 10 लाख वर्ष पहले, जब सेंट्रल रीजन अभी भी एंशियंट डायनेस्टी के अधीन था, तब एंसेस्टर ड्रैगन का नाम भी 4 डिवाइन स्पिरिट जितना ही भयावह और प्रसिद्ध था। किंवदंती के अनुसार 9 डिसाइबल रिबेलियन के समय एजोर ड्रैगन के सबसे पहले जन्मे पुत्र को ही एंसेस्टर ड्रैगन कहा जाता था। उसका स्वभाव अत्यंत उद्दंड था। वह हेवन एंड अर्थ के नियमों को स्वीकार करने से इनकार करता था और अपने जैविक पिता एजोर ड्रैगन के प्रति भी उसके मन में कोई सम्मान नहीं था।
जब बाद में एजोर ड्रैगन को 4 डिवाइन स्पिरिट्स में स्थान प्राप्त करने के लिए महान युद्ध करना पड़ा, तब पिता और पुत्र के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। उस अंतिम युद्ध में एंसेस्टर ड्रैगन पराजित हुआ और फिर वह इतिहास से लुप्त हो गया। इसके बाद 10,000 वर्षों तक एजोर ड्रैगन निष्क्रिय रहा और उसी काल के बाद ट्रू ड्रैगन और क्लोलाइट ड्रैगन ब्लड लाइन संसार में प्रकट हुई। ड्रैगन क्लैन के प्राचीन अभिलेखों में एंसेस्टर ड्रैगन को एक और नाम से भी जाना जाता था, रिबल ड्रैगन, जिसका अर्थ है विद्रोही ड्रैगन। लंबे समय तक इस ब्लड लाइन को एक अशुभ संकेत माना जा रहा था और इसका मुख्य कारण था एंशिएंट डायनेस्टी की राजनीतिक नीति। एंशिएंट डायनेस्टी ने दया और युद्ध कौशल के बल पर पूरे संसार पर शासन किया था। उनके पास शक्तिशाली एंशिएंट इंपीरियल वेपन्स थे, जिनकी सहायता से उन्होंने सभी क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था। ऐसी स्थिति में यदि कोई पुत्र अपने ही पिता 4 डिवाइन स्पिरिट्स में से एक को चुनौती दे तो यह एंशिएंट डायनेस्टी के लिए असहनीय अपराध था। इसलिए एंसेस्टर ड्रैगन को रिबल ड्रैगन की उपाधि दी गई। लेकिन इतिहास हमेशा स्थिर नहीं रहता। जब एंशिएंट डायनेस्टी का पतन हुआ और 9 डिसाइबल्स का योग फैल गया, तब सेंट्रल रीजन 3 शक्तिशाली राजवंशों में विभाजित हो गया। उन्हीं में से एक था लो कांग डायनेस्टी। इस राजवंश को बाद में एंसेस्टर ड्रैगन सील प्राप्त हुई। अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने के लिए जब उन्होंने तायांग माउंटेन रिचुअल किया, तब उन्होंने उसी सील का उपयोग एंसेस्टर ड्रैगन के अशुभ नाम को मिटाने के लिए किया। उस क्षण के बाद एंसेस्टर ड्रैगन को फिर से संसार की मान्यता मिली, लेकिन उसके बाद भी यह ब्लड लाइन फिर कभी स्पष्ट रूप से संसार में प्रकट नहीं हुई। यहाँ तक कि मिंग यांग एंशिएंट ड्रैगन क्लैन और कैंग मिन ड्रैगन क्लैन में भी किसी का ब्लड लाइन अपने मूल पूर्वज तक नहीं पहुंचा था। झू चेंग के नेतृत्व में जियोयान एक गुप्त स्थान की ओर बढ़ा। यह स्थान मिंग यांग एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के सबसे रहस्यमय क्षेत्रों में से एक था। जैसे ही वे भीतर पहुंचे जियोयान की आंखों में आश्चर्य चमक उठा, क्योंकि इस स्थान की ड्रैगन एनर्जी असाधारण रूप से प्रचुर थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो एक विशाल अदृश्य ड्रैगन शून्य में तैर रहा हो। अंतरिक्ष की गहराइयों में शक्तिशाली आभाएं फैल रही थी। ड्रैगन एनर्जी का प्रवाह विशाल समुद्र की लहरों की तरह पूरे क्षेत्र में गूंज रहा था। झू चेंग के अनुसार यही ड्रैगन एनर्जी जियो याओ के शरीर को तेजी से पुनः स्थापित कर रही थी। जब जियोयान ने दोबारा जियो याओ को देखा, तब वह सचमुच चौंक गया। बाहरी रूप से वह बिल्कुल पहले जैसा ही था, लेकिन उसके चारों ओर फैली हुई आभा पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके शरीर से निकलती हुई शक्ति इतनी भयावह थी कि आसपास की हवा भी कांप रही थी। अब वह साधारण ड्रैगन नहीं रह गया था, वह एंसेस्टर ड्रैगन ब्लड लाइन का उत्तराधिकारी बन चुका था। इसका अर्थ था कि भविष्य में उसका सेंट रीलम तक पहुंचना लगभग निश्चित था। यदि वह भी सेंट रीलम तक नहीं पहुंचता तो संसार में किसी और के लिए भी उस स्तर तक पहुंचना लगभग असंभव होता। यहाँ तक कि जियांग जुआनटोंग जैसे प्रतिभाशाली कल्टीवेटर्स के लिए भी। जियोयान हल्के से मुस्कुराया। बधाई हो। उसने जियोयाओ की ओर देखा। इस समय उसके व्यक्तित्व में एक स्पष्ट परिवर्तन दिखाई दे रहा था। उसके भीतर से एक ऐसी आभा निकल रही थी मानो वह सचमुच भविष्य का विश्व शासक हो। जियोयाओ मुस्कुराया। मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। जागने के बाद मिंग यांग एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के क्लैन लीडर ने उसे सब कुछ विस्तार से बताया था और तब उसे समझ आया कि एंसेस्टर ड्रैगन ब्लड लाइन का महत्व उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक विशाल था। जियोयाओ हल्के से मुस्कुराया। फिर उसने अचानक कुछ ऐसा कहा कि जियोयान एक पल के लिए सचमुच ठिठक गया। क्षण भर बाद जियोयान के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और उसने धीरे से सिर हिलाया। उसे अचानक एक पुरानी बात याद आ गई। कायोस एम्परर फ्लेम में वास्तव में भस्म करने की अद्भुत क्षमता थी। उस समय लोअर वर्ल्ड में उसने 9 प्रोफाउंड गोल्डन थंडर की सहायता से 3000 लाइटनिंग एम्परर फ्लेम की शक्ति उधार ली थी और अंततः उसे सफलतापूर्वक अपने भीतर समाहित कर लिया था। वह शक्ति इतने समय से उसके भीतर स्थिर थी कि वह लगभग उसकी उस विशेष क्षमता को भूल ही गया था। जियोयाओ ने शांत स्वर में कहा, मुझे अब इस इल्यूजरी एम्परर जायंट सोल फ्लेम की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह अपने असली मालिक के पास वापस जा रही है। जैसे ही उसने यह कहा, उसने हल्के से अपनी मुट्ठी भींच ली
और अचानक सुन में हल्की सी कंपन हुई और फिर उसके हाथ के ऊपर धीरे धीरे एक विचित्र लौ प्रकट हुआ। ब्लू एंड रेड कलर से मिस्टीरियस, रहस्यमय और मायावी हुआ थी इल्यूजनरी एम्पर जायंट सोल फ्लेम। वही फ्लेम जिसे कभी जियो यान ने स्टार वॉर्स स्टोन क्वाड्रॉन के भीतर जियो याओ को सौंपा था। जब जियो यान ने इस फ्लेम को फिर से अपने हाथों में देखा तो उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। उसे वह क्षण याद आ गया जब उसने पहली बार इस फ्लेम को देखा था। तब यह फ्लेम इतनी रहस्यमय थी कि वह बार बार उसके भ्रम जाल में फंसता चला गया था। लेकिन अब यह फ्लेम उसके लिए किसी भी प्रकार का खतरा नहीं रह गई थी। उसकी शक्ति और समझ पहले से ही कहीं अधिक गहरी हो चुकी थी और जियो यान ने उस फ्लेम को अपने शरीर के भीतर मजबूती से दबा दिया। फिर उसने जियो याओ की ओर देखा और हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ रुकने की योजना बना रहे हो। जियो याओ का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। उसकी आंखों में एक गहरी छाया उतर आई और वह धीमे स्वर में बोला, दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है और हमारे पास समय बहुत कम है। कुछ क्षण वह चुप रहा, फिर मानो अपने ही मन की गहराइयों में झांकते हुए बोला, जब मेरी ब्लड लाइन अपने एंसेस्टर ड्रैगन फॉर्म में लौटी तब 10 लाख वर्ष पुराने कुछ दृश्य मेरे मन में उमड़ने लगे। बेहोशी की अवस्था में भी मुझे बार बार एक ही दृश्य दिखाई दे रहा था। 9 डिसाइबल की क्रूरता। उसकी आंखों में अचानक ठंडी चमक उभर आई। बहुत से लोग मारे गए थे, यहाँ तक कि सुप्रीम सेंट भी उस अराजकता में केवल मोहरे बनकर रह गए थे। जियो याओ के चेहरे पर अब दृढ़ निश्चय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मैंने ऐसे अस्तित्व को भी देखा था जो सुप्रीम सेंट से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन अंत में वे सभी नष्ट हो गए। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी भींच ली। मेरे भीतर एंसेस्टर ड्रैगन ब्लड लाइन है और इस क्लैन की रक्षा करना अब मेरा दायित्व है। इसलिए जब तक मैं सुप्रीम सेंट रीलन तक नहीं पहुंच जाता वे मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। जियो यान ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। यह वास्तव में कल्टीवेशन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान था। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब समय आएगा यदि ह्यूकुन यहाँ आता है तो मुझे यह जानकर सुकून मिलेगा कि तुम यहाँ मौजूद हो। जियो याओ मुस्कुराया। उसके स्वर में अविश्वास था। यदि वह आएगा तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। जियो यान ने गहरी सांस ली। फिर उसने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, ऐसे में मुझे सेंट्रल रीजन वापस लौट जाना चाहिए। मुझे लगातार यह पूर्वाभास हो रहा है कि संसार में कोई विशाल परिवर्तन आने वाला है। लेकिन जियो याओ ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। वह हल्के से मुस्कुराया, इतनी जल्दी जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं तुम्हारे एजोर ड्रैगन टेक्निक को उसके सर्वोच्च स्तर तक मजबूत करने में मदद कर सकता हूँ। सच। यह सुनकर जियो यान की आंखों में उत्साह चमक उठा। हालांकि उसका दृष्टिकोण अब बहुत व्यापक हो चुका था, फिर भी इस समाचार ने उसे भीतर तक उत्साह से भर दिया। अब तक उसने केवल एजोर ड्रैगन टेक्निक की 3 चालों में ही महारत हासिल की थी, लेकिन उन 3 चालों में ही सेंट टेक्निक्स जैसी शक्ति समाहित थी। यदि वह अंतिम 2 चालों को भी पूरी तरह समझ लेता तो उनकी शक्ति केवल सेंट टेक्निक्स के स्तर तक नहीं पहुंचती, बल्कि वे सेंट टेक्निक्स के भीतर भी अद्वितीय बन जाती। होली लॉ और सुप्रीम लॉ जैसी शक्तियां सामान्य कल्टीवेटर्स की समझ से परे होती हैं। कहा जाता है कि होली ऑर्डर हेवनली पाथ की शक्ति को उलट सकता है और होली लॉ तो देवताओं के नियमों को भी बदल सकता है, यहाँ तक कि शून्य को पुनर्निर्मित भी कर सकता है। यह वही समान समझ थी जो जियो यान ने प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त की थी, क्योंकि 10 लाख वर्ष पहले सेंट्स के पतन के बाद सच्चे होली लॉ संसार में लगभग विलुप्त हो चुके थे। जियो याओ मुस्कुराया। यदि कोई एंसेस्टर ड्रैगन ब्लड लाइन का सदस्य होते हुए भी जो ड्रैगन टेक्निक को नहीं समझता तो उसका ब्लड लाइन लगभग बेकार ही है। उसके ड्रैगन जैसी आंखें सुन में एक बिंदु पर टिक गई। उसी क्षण सुन में हल्की सी कंपन हुई, मानो कोई वहां से गुजर रहा हो। जियो यान का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, कोई हमारी बातें सुन रहा था। जियो याओ ने शांत स्वर में सिर हिलाया, कोई बात नहीं, उन्हें केवल मेरे ब्लड लाइन में रुचि है। यह कहते हुए उसने अपनी 5 उंगलियां फैला दी और अचानक उसके सिर के ऊपर से एक विशाल ड्रैगन ऑरा फूट पड़ी और वह हवा तुरंत पूरे क्षेत्र में फैल गई और क्षण भर में इस स्थान के सभी स्पाटियल पास पूरी तरह बंद हो गए। अब कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता था। जियो याओ ने गंभीर स्वर में कहा, एजोर ड्रैगन टेक्निक की अंतिम 2 चालें हैं और जिनमें से फोर्थ चाल
एजोर ड्रैगन ब्लेजिंग 9 हेवंस है और फिफ्थ एजोर ड्रैगन ट्रांसफॉर्मिंग थ्रो इटर्निटी। उसकी आवाज भारी हो गई। 10 लाख वर्ष पहले भी जब सेंट्स अपने चरम पर थे तब भी ये दोनों चालें ड्रैगन क्लैन में वर्जित मानी जाती थी क्योंकि ये शरीर को अत्यंत हानि पहुंचाती थी। उसने जियोयान की ओर देखा। यदि मैंने तुम्हारे शरीर में यह पूर्ण परिवर्तन न देखा होता तो शायद मैं तुम्हें ये चालें कभी न सिखाता। वह प्रशंसा से सिर हिलाने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि जियोयान का शरीर शायद किसी होली टेक्निक को भी सहन कर सकता था। जियोयान हल्के से मुस्कुराया लेकिन उसके मन में हल्की उदासी भी थी। शायद यही नीति है। जियोयाओ ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी, भले ही तुम्हारा शरीर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, इन दोनों चालों का उपयोग तब तक मत करना जब तक कि यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न न बन जाए। तुम्हारा फायर लोटस केवल तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को नष्ट करता है, लेकिन ये दोनों चालें संभव है कि तुम्हारे 4 इंपीरियल फ्लेम्स फ्यूजन फायर लोटस से भी अधिक शक्तिशाली हो। उसकी आवाज और भी गहरी हो गई। ये केवल तुम्हारे शरीर को नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन को भी नष्ट कर सकती हैं। सरल शब्दों में कहूँ तो यह ड्रैगन क्लैन की वह चाल है जिसमें शत्रु को मारने के लिए अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़ सकता है। जियोआओ का गंभीर चेहरा देखकर जियोयान की मुस्कान गायब हो गई। उसने भी गंभीरता से सिर हिलाया। इसके बाद के दिन पूरी तरह बदल गए। यह स्थान जियोयाओ द्वारा जियोयान को एजोर ड्रैगन टेक्निक सिखाने का गुप्त क्षेत्र बन गया। चारों ओर फैली विशाल एंसेस्टर ड्रैगन एनर्जी की सहायता से इस स्थान को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि एल्डर झुजिया भी इसे जबरदस्ती खोलने का साहस नहीं कर पाए। उन्हें अंततः वापस लौटना पड़ा। इस प्रकार 1 महीना पलक झपकते ही बीत गया। एक दिन अचानक इस स्थान की मुहर धीरे धीरे खुलने लगी। डार्क फ्लेम एंशियंट ड्रैगन क्लैन के सभी एल्डर्स उत्सुकता से बाहर खड़े थे। जब मुहर पूरी तरह टूटी तो जियोयान और जियोयाओ दोनों एक साथ बाहर प्रकट हुए। दोनों के चेहरों पर स्पष्ट थकान थी, मानो उन्होंने पिछले 1 महीने में असंभव साधना की हो। जियोयान ने जियोयाओ को विदा कहा। जब उसने देखा कि मिंग यांग एंशियंट ड्रैगन क्लैन के एल्डर्स जियोयाओ के प्रति कितना सम्मान दिखा रहे हैं तो उसके मन को सुकून मिला। एक एल्डर के नेतृत्व में वह तुरंत यहाँ से निकल गया और उसके मन में एक विचार था, जब वे अगली बार मिलेंगे तब शायद और जब वे अगली बार मिलेंगे तो शायद तब तक वे दोनों सुप्रीम सेंट रेलन तक पहुंच चुके होंगे। जियोयाओ लंबे समय तक वहीं खड़ा जियोयान को जाता हुआ देखता रहा और वह कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद जू चेंग आगे बढ़ा। उसने खुले हुए स्पाटियल पाथ के भीतर झांककर ड्रैगन क्लैन के उस गुप्त क्षेत्र को देखा और वह स्तब्ध रह गया क्योंकि वह स्थान जो पहले अभेद था अब पूरी तरह नष्ट हो चुका था, मानो वहां किसी प्रलयकारी युद्ध का विस्फोट हुआ हो। झू चेंग के मन में केवल एक ही प्रश्न गूंज रहा था, पिछले 1 महीने में ये दोनों आखिर क्या कर रहे थे। एंशियंट ड्रैगन मिरर से बाहर निकलने के बाद जियोयान फिर से नॉर्दर्न प्रोफाउंड माउंटेन रेंज में प्रकट हुआ। उसने ऊपर नीले आकाश की ओर देखा, फिर उसकी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। उसकी दृष्टि दूर साउथ वेस्ट डायरेक्शन की ओर टिक गई, जहां दूर कहीं सेंट्रल रीजन स्थित था। जियोयान एंशियंट ड्रैगन मिरर के भीतर 1 महीने से भी अधिक समय तक रहा था। जब वह अंततः बाहर आया तो उसने तुरंत अपनी सोल पावर को चारों ओर फैला दिया। उसकी सोल पावर एक विशाल समुद्र की लहर की तरह फैलती एक विशाल नदी की तरह फैलती चली गई और लगभग पूरे नॉर्दर्न प्रोफाउंड रिज को अपनी सीमा में ले लिया। लेकिन उस विशाल खोज के बावजूद उसे मानियन का कोई निशान नहीं मिला। यह परिणाम देखकर जियोयान का दिल अनायास ही बेचैन हो उठा। उसने दूर माउंट रेज की गहराइयों की ओर देखा। वहां अनगिनत भयानक स्पिरिट बीस्ट रहते थे, ऐसे राक्षसी प्राणी जिनकी क्रूरता पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। जियोयान के मन में अचानक एक आशंका का उदी। क्या ऐसा हो सकता है कि मानियों ने आवेश में आकर उन दानवी प्राणियों को चुनौती दे दी हो। यह विचार आते ही उसके माथे पर गहरी सिकन उभर आई, क्योंकि एंशियंट ड्रैगन मिरर में प्रवेश करने से पहले उसने मानियों से यही मिलने का वादा किया था। अब जब वह वापस आ चुका था तो मानियून आखिर कहाँ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद जियोयान ने स्वयं को शांत किया। असल में उसे मानियून की सुरक्षा को लेकर बहुत अधिक चिंता नहीं थी, क्योंकि मानियून उन लोगों में से था जो स्पिरिट मेंशन के चारों लिनेज के डिसाइबल्स के साथ भी बराबरी से मुकाबला कर सकता था। स्पिरिट रिलम में ऐसे लोग बहुत कम थे जिनमें
उसे सच में सावधान रहना पड़ता। फिर भी सावधानी के लिए जियोयान की सोल पावर अचानक फिर से उमड़ पड़ी। इस बार वह ज्वार की लहर की तरह चारों दिशाओं में फैल गई। उसकी शक्ति लगभग पूरे नॉर्दर्न प्रोफाउंड रिज को ढक चुकी थी और अब उसकी आत्मिक शक्ति पहले से कहीं अधिक प्रबल हो चुकी थी, क्योंकि उसने न केवल हेवेनली दाव पावर की गहरी समझ प्राप्त की थी बल्कि स्पार्टियल पावर को भी काफी हद तक नियंत्रित करना सीख लिया था। कुछ ही क्षण बाद उसकी आंखों में अचानक एक चमक उभरी। नाइट मून डिवाइन किंग लायन की आभा, उसने धीमे स्वर में कहा। फिर उसके चेहरे पर आश्चर्य की रेखा उभरी। क्या सचमुच यह आदमी किसी मुसीबत में फंस गया है? जीवयान ने तुरंत उस दिशा की ओर देखा जहां से वह आभा आ रही थी और बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ गया। उसके मन में केवल एक ही प्रश्न था कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति जैसे मानियन को आखिर कौन उन्माद में ला सकता है। क्षण भर बाद जीवयान की आकृति आकाश में बिजली की तरह चमकी और उसने एक पल में लाखों मील की दूरी पार कर ली। उसकी मूवमेंट टेक्निक अब लगभग पूर्णता के स्तर तक पहुंच चुकी थी। दिग्गज विशेषज्ञ इस तकनीक की सहायता से एक विशाल क्षेत्र को उतने समय में पार कर सकते हैं जितने समय में एक अगरबत्ती जलती है। हालांकि जीवयान अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन यदि वह पूरी शक्ति से आगे बढ़ता तो आधे दिन से भी कम समय में नॉर्दर्न स्पिरिट रीजन तक पहुंच सकता था। जैसे जैसे वह उस स्थान के करीब पहुंचता गया जहां से नाइन मून डिवाइन किंग लायन की आभा आ रही थी, उसका आश्चर्य और बढ़ता गया, क्योंकि वह आभा बेहद विचित्र थी, मानो वह किसी भयंकर युद्ध से गुजरी हो। हवा में फैली हुई रक्त ऊर्जा अभी भी शून्य में तैर रही थी। उस भयावह ब्लड मिस्ट के कारण अनगिनत कमजोर स्पिरिट भी उस क्षेत्र के पास आने का साहस भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी जियोयान का दिल अचानक जोर से धड़क उठा, क्योंकि उसे एक और आभा महसूस हुई। दूसरी आभा, क्या वह ड्रैगन क्लैन की है? आधे अगरबत्ती के समय से भी कम समय में जियोयान ने अनगिनत मील की दूरी पार कर ली और अब वह नॉर्दर्न प्रोफाउंड माउंटेन रेंज के दूसरे छोर के बेहद करीब पहुंच चुका था। जब उसने उस दूसरे प्रतिनिधि की आभा को महसूस किया तो उसका दिल अनायास ही कांप उठा, क्योंकि वह अभी अभी एंशियंट ड्रैगन मिरर से बाहर आया था और डार्क फ्लेम एंशियंट ड्रैगन क्लैन की ड्रैगन औरा से भली भांति परिचित था। लेकिन जो आभा वह अभी महसूस कर रहा था उसमें भी अत्यंत विशाल ड्रैगन औरा समाहित थी। फिर भी वह डार्क फ्लेम एंशियंट ड्रैगन क्लैन की आभा से अलग थी। वह कहीं अधिक ठंडी थी, कहीं अधिक निर्मम। जब जीवयान उस युद्ध स्थल पर पहुंचा तो उसके सामने एक विनाशकारी दृश्य फैला हुआ था। पूरा क्षेत्र तबाह हो चुका था। विशाल जंगल राख में बदल चुका था। पर्वत टूटकर बिखर गए थे और चट्टानें ढह चुकी थी। धरती गहरी और अथाह दरारों से भर गई थी और मानो यहाँ अभी अभी किसी प्रलयकारी आपदा ने जन्म लिया हो। उन खंडहरों के बीच मानियन खून से लथपथ एक अलग ढह चुकी चट्टान से टिककर खड़ा था। उसकी सांसें भारी थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी जल रही थी। वह दूर खड़े एक युवक को घूर रहा था और उसकी सुंदर आंखों में स्पष्ट रूप से हत्या का इरादा भरा हुआ था। वह युवक काले चोगे में लिपटा हुआ था। उसके लंबे नीले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके बालों की हल्लट में एक अजीब ठंडक समाई हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह भावहीन था, मानो वह सदियों से ना पिघली हुई बर्फ का टुकड़ा हो। उसकी आंखों की पुतलियां स्पष्ट रूप से ड्रैगन क्लैन की थी और उनमें बिखरे हुए सितारों जैसी बिंद चमक रहे थे। और जो भी उन्हें देखता उन्हें ऐसा लगता मानो वह किसी अथाह अंधकार में गिर रहा हो। तभी मानियन ने दांत भींच लिए। उसने क्रोध से गरजते हुए कहा, तुम आखिर चाहते क्या हो? अगर मुझे मारना ही है तो अभी मार दो। उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द फैल चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी विद्रोह की आग जल रही थी। असल में वह इस युवक का सामना करने में बिल्कुल असमर्थ था। यहाँ तक कि उसकी शक्ति जियांग जुआनटोंग से भी कम नहीं लग रही थी। पिछले कई दिनों में उस युवक ने उसे कई बार पराजित किया था, लेकिन हर बार उसे मारने के बजाय छोड़ देता, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को पकड़ कर उसे तड़पा रहा हो। जब भी मानियो अपने घावों से थोड़ा उबरता, वह युवक फिर से हमला करता और उसे दोबारा घायल कर देता। नीले बालों वाला युवक हल्के से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में तिरस्कार भरा था और उसने कहा, तुम्हें मारना तो बहुत आसान है, चिंता मत करो। जब मैं अपनी चालों में पूरी तरह माहिर हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें जल्दी ही और बिना दर्द के मरने दूंगा। यह सुनते ही मानियन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह सचमुच उस युवक को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था, लेकिन उसके शरीर में उठती असहनीय पीड़ा ने उसे तुरंत वास्तविकता में वापस ला दिया।
नीले बालों वाला युवक फिर मुस्कुराया। मैंने सुना है कि स्पिरिट रिलम में जियांग जुआनटोंग नाम का कोई व्यक्ति है और क्लैन के कुछ एल्डर्स कहते हैं कि वह स्पिरिट रिलम का नंबर 1 युवा प्रतिभाशाली है। उसकी आंखों में तिरस्कार चमका। ड्रैगन क्लैन की आयु के हिसाब से मैं मैं भी अभी युवा पीढ़ी पीढ़ी में ही आता हूँ। मैं तो बस कुछ दशकों से ही एकांत साधना में था। फिर भी यह तुच्छ व्यक्ति खुद को नंबर 1 कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई और फिर वह जू हुआंग, डार्क फ्लेम एशियर ड्रैगन क्लैन का वह व्यक्ति जो वास्तव में जियान जुआन टोंग को अपना भाई कहता है, उसने ड्रैगन क्लैन के गौरव को पूरी तरह कुचल दिया है। उसके आसपास की हवा अचानक ठंडी हो गई और क्षण भर में पूरी भूमि पर बर्फ की पतली परत जमने लगी। मानियम ने व्यंग में हंसते हुए कहा, यह तो बिल्कुल बकवास है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कोई एंशियंट ड्रैगन हो? उसके सामने खड़ा युवक वास्तव में कैंग मिंग ड्रैगन क्लैन का भी बेहद प्रतिभावान था। झुवक कैंग मिंग, उसका नाम ही उसके क्लैन की प्रतिष्ठा को दर्शाता था। वह क्लैन का वह व्यक्ति था जिसका ड्रैगन ब्लड लाइन सैकड़ों वर्षों में पहली बार ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन के अत्यंत करीब पहुंचा था। यहाँ तक कि उसका ब्लड लाइन मिंग यांग एंशियंट ड्रैगन क्लैन के झू हुआंग से भी अधिक शुद्ध माना जाता था। मानियन के शब्द सुनते ही झुओ कैनमिंग का क्रोध अंततः फूट गया। उसने गरजते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन क्लैन का अपमान करने की? मैं अभी तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। उसने अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाया और क्षण भर में उसके चारों ओर की ठंडी ड्रैगन एनर्जी एक विशाल बर्फीली तलवार में बदल गई। वह तलवार आकाश को चीरती हुई सीधे मानियन की ओर गिर पड़ी। मानियन ने आंखें बंद कर ली। वह उस असहनीय दर्द के लिए खुद को तैयार कर चुका था। यह पहली बार नहीं था। पहली हार के बाद झू कैंगमिन ने उसकी भुजाएं काट दी थी। फिर ड्रैगन क्लैन की एक गुप्त तकनीक से उसे वापस जोड़ दिया था। लेकिन उस समय उसने जो दर्द सहा वह कल्पना से परे था। तभी अचानक एक तीखी धाती की आवाज गूंजी। कैंगमिंग का हाथ जोर से कांप उठा। उसकी बर्फीली तलवार अचानक टूटकर ठंडी हवा के बादल में बिखर गई। उस पर पड़े प्रचंड बल के कारण वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसकी आंखों में पहली बार आश्चर्य चमका। तभी एक ठंडी और भयावह आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। बर्फीला वातावरण तुरंत बिखर गया। खंडहरों के बीच काले वस्त्र पहने जियोयान खड़ा था। उसके हाथ में एजोर फ्लेम रूलर चमक रहा था और उसका चेहरा पूरी तरह ठंडा और उदासीन था। लेकिन उसकी आंखों के भीतर असीम क्रोध की ज्वाला जल रही थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे कमेंट जरूर से कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।